नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात रिया चक्रवर्ती की। पहली बार सुशांत सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिया ने बयान जारी किया है जिसमें कहा है, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सच सामने आएगा, उम्मीद है न्याय मिलेगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग अब तेज हो रही है। खासकर एनडीए के नेता मुंबई पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं। एक्टर सुशांत राजपूत की मौत को 45 दिन से ज्यादा हो गए। मुंबई पुलिस पहले ही दिन से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मामले की जांच करने मुंबई पहुंची पटना पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का रवैया भी ठीक नहीं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जिस महाराष्ट्र सरकार को इस घटना की सीबीआई की जांच करानी चाहिए, वहां के गृह मंत्री का एक शर्मनाक बयान आता है कि बिहार पुलिस जिस गाड़ी का उपयोग मुंबई में कर रही है उसकी जांच की जाएगी। एक तो मुंबई पुलिस पटना पुलिस को सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मामले की जांच मुंबई में ही होगी और मुंबई पुलिस ही करेगी। हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार की हठ और मुंबई पुलिस के ऐसे रवैये को देखते हुए अब सवाल मुंबई पुलिस की कार्यशैली और महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर उठने लगे हैं। साथ में ये मांग भी उठने लगी है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है। 40-45 दिन में ये मुंबई के पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए उन्होंने एफआईआर किया। पटना पुलिस जो एफआईआर है उसको हमने देखा है, बहुत ही गंभीर उसमें आरोप हैं और बहुत ही गंभीर बातें लिखी हुई हैं। यह उन्होंने सारा बातों को पता लगा करके तब लिखा है। उसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। बिहार की पुलिस वहां जा रही है, अब दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है। बिहार की पुलिस अलग जांच करेगी, उनकी पुलिस अलग जांच करेगी, फिर नतीजा क्या निकलेगा? उसका तो एक ही तरीका है और वो तरीका है क्या कहते हैं कि इसकी जांच जो है सो सीबीआई के द्वारा हो। वो तो हमारे परिवार का था। अब सवाल है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर फैंस तक को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और जब राजनीतिक दलों की तरफ से भी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठने लगी है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को सीबीआई को सौंपने में दिक्कत क्या है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर दरभंगा पावर ग्रिड में पानी भर जाने से 10 से 12 जिलों में बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ा है। पावर ग्रिड कैंपस में अभी भी 3 से 4 फीट पानी भरा है और कहा जा रहा है कि पानी अगर और भरा तो पावर ग्रिड को दोबारा शुरू करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। बहादुरपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ से हालात खराब हैं। स्थानीय लोग सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मदद में लगातार जुटी हुई है। स्थिति अभी कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि बांध टूटने की स्थिति में है, चाहे ऐसा कुछ नहीं। हल्का फुल्का सीपेज है, उसको भी कंट्रोल में किया गया है। मजदूर वगैरह सब इंजीनियर साहब यहीं पर हैं और लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि लोगों को अलर्ट कर देना ताकि कोई जान माल की क्षति नहीं हो। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं और कई किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने न्यूज 18 की टीम मधुबनी के झंझारपुर पहुंची। नवानी में जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली थी। परमानपुर नवानी से सहयोगी संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। देखिए यहाँ पर तस्वीर बाढ़ की जो तबाही है, चारों तरफ जो धान है वो पूरी तरीके से डूब गया है, नष्ट हो गया है
और यहाँ के जो किसान परिवार हैं वो तबाह हो चुके हैं बाढ़ की विभीषिका के बीच। हमारे साथ कई लोग हैं जो अपने हाथों में जो धान की फसल है, जो बर्बाद फसल है, उसको लिए हुए हैं। अगर कैमरा पर्सन मनोज दिखा पाए आपको, ये तस्वीर है, कई दिनों की मेहनत जो है वो बेकार चली गई है। थोड़ा आप लोग और देखिए जो हालात हैं, जो धान के पौधे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ये कब बोया हुआ धान है आपका? ये सर दोबारा रोप सके थे, एक बार रोपे तो ऐसे ही दहा गए, दोबारा रोपे तो फिर ऐसे ही हो गया है। ये कब इसको रोपी थी आप? ये 1 महीना पहले रोपी थी, 1 महीना पहले। 2 महीना का बात होते और एक बेर रोपले तो दहा गेला, फिर ही महीना लाग आई काल्हि में 1 महीना है छे, जेठे से रोपे छे सर, और पूरा बर्बाद हो गया। सबटा बर्बाद हो गया सर, फिर बचले कतो ने दहार। तो क्या ये हर साल इसी तरीके से बार बार? सब 5 साल का बात नहीं है सर। तो ये जो फसल बर्बाद हुई है इसका कोई आकलन किया करके? किछो करे छे सर, कोनो अफसर का चलावानी धनिक छे सर, कोई पाभर नहीं दे सकैया कोई सर। आया भी नहीं? नहीं कोई अबैया कहे छे बड़ धनिक से सर, कोई पाभर नहीं सर दैया। अगर बर्बाद हुआ तो साल भर कैसे खाइएगा? कहे छे बड़ धनिक छे सर, बुझलिए लेवानी बड़ धनिक है, जे धनिक छे सर सेहा खाइ छे। हमरा आके गरीब लोग पाभर नहीं दैया, कोई अनाज नहीं दैया। 6000 का भेटले सर, हमरा आके नहीं भेटल। आपको 6000 का नहीं मिला? हाँ, हमरो ने 6000 रुपया नहीं भेटल। हम पूनम देवी नाम छी। नाम लिखवाई थी आप? नहीं भेटल, नाम लिखवाई नहीं चले सर, नहीं देलक हमरो। कब लिखवाई थी नाम? पूनम देवी। कब लिखवाई थी नाम? पूरे साल लिखने रही है, पोरको नहीं भेटल। हाँ, नहीं भेटल। और इस साल भी नहीं मिले? नहीं भेटल, एवरियो ने सर भेटल। कोरोना की मार, दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका, और ऐसे में ये गरीब किसान परिवार कैसे जी पाएंगे ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की जो घोषणा की जाती है, सवाल यही है कि इन तक क्यों नहीं पहुंचती है ये घोषणा। काफी संख्या में लोग, जैसे इनको जानकारी मिली कि न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची है, लोग यहाँ पहुंच गए। दूर दूर तक केवल खेतों में आप पानी देख रहे होंगे। हालात वाकई में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है, और शायद अधिकारी अगर इनकी बात सुन लें, क्योंकि दावे कई किए जाते हैं और इन दावों की हकीकत आपको इन सुदूर क्षेत्रों में आकर ही पता चलेगा। और हकीकत वाकई में काफ़ी कड़वी है, सच्चाई काफ़ी तल्ख है। और अगर इन किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचती है, तो निश्चित तौर पर इनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि बाढ़ में इनकी फसल बर्बाद हो गई है, बाढ़ में इनके घर डूब गए हैं, और अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है और आने वाले दिनों में इनकी परेशानी काफ़ी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, झंझारपुर, मधुबनी। इधर समस्तीपुर से बहने वाली तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बूढ़ी गंडक नदी में उफान की वजह से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के साथ साथ आसपास के गांव भी खतरे की जद में आ गए हैं। बूढ़ी गंडक के बढ़ते जलस्तर से बांध पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीण श्रमदान कर रिंग बांध को मजबूत करने में जुटे हैं। समस्तीपुर के गोविंदपुर के पास बांध मरम्मत कार्य का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। समस्तीपुर जिले के तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर का ये बूढ़ी गंडक है जो पूरे उफान पे है, और इस वक्त यहाँ पर स्थिति ये है, समस्तीपुर का ये मूसेपुर का इलाका है, और इस यहाँ पर जो स्थिति है, समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर खतरा का बादल मंडरा रहा है। यहाँ पर जलस्तर जो है ज़मीन से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर बह रही है। यहाँ पे प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पे जो रिंग बांध था जो लगभग खत्म हो चुका था, उसे दोबारा बांधा गया है, और जिसके बाद गंडक का जो प्रवाह है उसे रोका गया, नहीं तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। लगातार जलस्तर में बढ़ना यहाँ पर जारी है, और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए ग्रामीणों और रेलवे के सहयोग से रिंग बांध का निर्माण किया गया, लेकिन जो जलस्तर का बढ़ने का गति है उससे खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। उसी तरह लोग भी लगातार बांध की चौकसी कर रहे हैं और इसे बचाने में लगे हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वो ऐसी योजना बनाए जिससे बाढ़ का पानी स्टोरेज किया जा सके और इसका बाद में खेती के लिए उपयोग हो।
इसमें अब ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें पहल करके एक ऐसी योजना करें जिस तरह से चाइना में हुआ था। चाइना में भी बहुत सारी बाढ़ से बहुत तबाही होती थी, लेकिन चाइना ने धीरे धीरे एक वैज्ञानिक तरीके से कंट्रोल करके वो बाढ़ का पानी जो है स्टोरेज करके वहाँ सिंचाई का काम कर रहा है। तो हम भी बिहार सरकार की मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक ऐसा बड़ा योजना बनाए जो बाढ़ का पानी जो है वो स्टोरेज का काम करे और पूरे प्रदेश में जो है उसे खेती का लाभ हो सिंचाई में। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है। प्रशासन की तरफ से इलाकों में नाव चलाई जा रही है, लेकिन जरूरत के हिसाब से नावें उपलब्ध नहीं है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी नए नए इलाकों में फैल रहा है। खासकर बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसका असर दिखने को लगा है। और देखिए ये जो शहर से सटा हुआ इलाका है, बारा जगन्नाथ और छीट भगवतीपुर पंचायत बताया जा रहा है। और इन इलाकों में जो सड़क है, मुख्य सड़क, वहाँ आप देखिए किस प्रकार कमर भर पानी है और इससे भी अधिक पानी जब आगे जाने पर लोग बता रहे हैं। यानी बिल्कुल लोग जल प्रलय से घिरे हुए हैं और ये लगातार स्थिति पिछले एक सप्ताह से बनी हुई है। और बूढ़ी गंडक नदी लगातार रिकॉर्ड स्तर पर जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो 1987 में प्रलयकारी बाढ़ बिहार में आई थी, उस समय जो बूढ़ी गंडक रिकॉर्ड स्तर पर थी उससे महज 38 सेंटीमीटर नीचे ही बूढ़ी गंडक फिलहाल मुजफ्फरपुर में नीचे बह रही है। और इसको लेकर लगातार जो खतरे की घंटी है लोगों तक है, लोग काफ़ी परेशान हैं, पानी से घिरे हुए हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या है, हम लोग के यहाँ पे डूबा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी, जा नहीं रहे हैं हम लोग घर से। और क्या दिक्कत रहेगा? नाव तो चल रहा है, 1-2 नाव चल रहा है। अब सरकार 3 गो है ना, हम भी हमको नहीं मालूम है, मगर हमको 2 ही के बारे में मालूम था। सरकारी है एक नाव, जिसमें से उधर भी है सरकारी नाव। मिल रहा है नाव भी बल लगा है। तो कुछ नावें दी गई है जो सरकारी बताई जा रही है। ये अच्छा संकेत है। जब आप पानी से घिरे हों ऐसे में प्रशासन मदद के लिए आगे आती है। मुजफ्फरपुर के 13 प्रखंड में 203 पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें 103 पंचायत जो माना जा रहा है काफ़ी मेजर इफेक्टेड है। ऐसे में नाव के परिचालन के साथ साथ जब तक पानी कम नहीं होता है इन इलाकों में रसद के साथ साथ दूसरी सामग्री जो आवश्यक सामग्री है वो मुहैया कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और लोगों की मांग भी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में करीब 12 लाख की आबादी फिलहाल बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। पटना में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यह कोई पहला मौका नहीं है, हर बार पटना में जोरदार बारिश के बाद यही हाल होता है। गोपालगंज में यूपी की सीमा से सटे भसली से लेकर बैकुंठपुर के बंगरा तक करीब 86 किलोमीटर लंबा सारण बांध है। अंग्रेजों ने इस बांध का निर्माण गंडक नदी से आने वाली बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए किया था। बांध को मजबूत करने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सरकार हर साल दावा करती है कि बांध नहीं टूटेगी, लेकिन बरसात आते ही सरकार के सारे दावे और पैसे पानी में बह जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। बीते 24 जुलाई को गोपालगंज का सारण बांध एक बार फिर से 2 जगहों पर टूट गया। इसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। गोपालगंज में बीते 4 सालों में तटबंधों की मजबूती के नाम पर 200 करोड़ से अधिक रुपए पानी की तरह बहाए गए। बावजूद इसके साल 2017 में 13 जगहों पर तटबंध और छरकी टूटे, जबकि 2020 में अब तक 11 जगहों पर छरकी और तटबंध टूट चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि जिन कंपनियों की नाकामी के कारण बांध की यह दुर्दशा हुई, फिर से उन्हीं कंपनियों को बांध की मरम्मती का जिम्मा सौंप दिया गया। एक नजर डालते हैं उन कंपनियों पर जिनके द्वारा हर साल तटबंधों की मजबूती को लेकर कार्य कराया जाता है। पटना का संजय कंस्ट्रक्शन, आरा का रीगन कंस्ट्रक्शन, गोपालगंज का बीएन एंटरप्राइजेस, गोपालगंज का सोना इंजीकॉम, लक्षद्वीप कंस्ट्रक्शन, शक्ति सिंह, पिंटू राय और प्रभात पांजा की कंपनी। गोपालगंज जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा बांध मरम्मती के नाम पर
2016 से लेकर और वर्तमान समय तक लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का कार्य कराया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2017 में भी तटबंध टूटा और इस बार कुल 7 जगह बैकुंठपुर में और 3 जगह बरौली में सारण तटबंध और छरकियाँ टूटी हैं। तटबंध की कमज़ोर होने के कारण एक ही है कि जिस समय इस तटबंध का मजबूतीकरण किया गया उस समय नज़दीक से ही माटी लेकर के उसको तटबंध बांध दिया गया, जबकि नियम था 150 मीटर के बाहर से माटी लेना। साल 2016 और 2017 में तटबंधों की मजबूती और फ्लड फाइटिंग के नाम पर करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 15 अगस्त 2017 को सिकटिया में सारण बांध टूट गया। मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने तटबंध टूटने के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। साल 2020 में भी तटबंधों के टूटने के लिए अधिकारी किसी को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी को तटबंध टूटने की वजह बताते हैं। तो जाने रहे कि काफ़ी पानी आया और जो पूर्व में चेफेल था उससे भी ज़्यादा पानी इस बार आया। जो हाईएस्ट फ्लो लेवल पहले था उसको भी तोड़ करके उसका भी एक नया रिकॉर्ड बनाया इस बार। तो इस कारण विभिन्न जगहों पर बांध का दबाव पड़ा। हमारे इंजीनियर, जल संसाधन के इंजीनियर और सभी जिला प्रशासन के लोग 24 घंटा लगे रहे सभी जगह, तो कई जगह पर बांध को बचाया गया। भले ही बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ लोगों के लिए विभीषिका हो, लेकिन नेताओं और अधिकारियों के लिए दुधारू गाय के समान है। बाढ़ के नाम पर यहाँ हर साल करोड़ों रुपए के वारे न्यारे होते हैं। इसका जीता जागता नमूना है गोपालगंज का सारण बांध, जिसकी मजबूती के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सारण बांध टूटने से बाढ़ की विभीषिका ने गोपालगंज में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं इस विभीषिका पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी बांध के टूटने का जिम्मेदार विभाग और सरकार को बता रही है, तो वहीं बचाव में जेडीयू बीजेपी विधायक पर ही सवालिया निशान लगा रही है। गोपालगंज में सारण बांध के टूटते ही राजनीतिक आरोपों के पिटारे खुलने लगे हैं। गोपालगंज के भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी बांध के टूटने के लिए अपनी ही सरकार को घेरने लगे हैं। इनका आरोप है कि बैकुंठपुर की पकाह में छरकी टूटने की वजह गंडक का दबाव नहीं बल्कि उसे साजिश के तहत काटा गया है, जिसके बाद सारण बांध 6 जगहों पर टूटा है। पकहा का बांध जितना मजबूत था, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि पकहा में बांध कैसे टूट गया। मैंने जिला पदाधिकारी को भी कहा है और मैंने सरकार को भी कहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर पकहा में बांध क्यों टूटा, कैसे टूटा। और साथ में जो बनौरा टूटा वहाँ पर काम नहीं हुआ था विभाग द्वारा, तो बनौरा का टूटना स्वाभाविक था, लेकिन पकहा का टूटना अस्वाभाविक था। विधायक महोदय के इन आरोपों को जदयू ने भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। देखिए, माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी को अब यह बताना चाहिए, जब ये उनको जानकारी हो गई कि बांध काटे गए, बांध टूटा नहीं, किन लोगों ने बांध काटा, और जब उनको जानकारी है कि बांध काटा गया तो नामों का सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं ग्रामीण, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। सरकार के नुमाइंदों आपसी अनबन पर सवाल इस बार विधानसभा में भी गूंजेगा। इसका भी ऐलान विधायक महोदय ने कर दिया है। फिलहाल 3 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र है और मैं इस मामले को पूरी जोर शोर से मैं असेंबली में उठाऊंगा। जो भी इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, जिनके कारण ये बांध टूटी है, उनको मैं बकसने नहीं जा रहा हूँ। हर साल बाढ़ का सैलाब कई आशियाने को बहा ले जाता है। हर साल नेताओं को राजनीति का मुद्दा भी दे जाता है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाता है कि आखिर इस मुसीबत से जूझने वालों को इससे निजात कब मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।